एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह होता है। सल्जूकों और बाज़ंतीनियों के दरमियान एक जंग दिखाई जाती है। दोनों ग्रोह मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सल्जूकों की तरफ से अल परसलान लड़ने के लिए आगे आते हैं और फिर अल परसलान अपना तारुफ करवाते हुए कहते हैं, मैं गौज़ों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला और किन्क कबीले से ताल्लुक रखने वाले चागी साहब का बेटा और तुगरुल गाजी का भतीजा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने खरासान के इलाके को फतह किया और नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, तो मैं मोहम्मद अल परसलान तुमसे लड़ने के लिए इस मैदान जंग में मौजूद हूँ। अगर किसी सिपा सलार में हिम्मत है तो आओ और मेरा मुकाबला करो। नाजरीन, आखिरकार इस जंग की वजह क्या होती है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज से 1 महीने पहले सल्जूकी सुल्तान तगरुल साहब जैसे ही अपने महल में तशरीफ ले आते हैं तो चारों तरफ नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और तमाम लोग शहनशाह के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते शहनशाह भी शान और शौकत के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तमाम लोग शहनशाह को सलाम कहते हैं और शहनशाह सलाम का जवाब देने के बाद लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से उस शहजादे का नाम जानना चाहते हैं जिसे मैं अपना वारिस बनाना चाहता हूं। और फिर सुल्तान तुगरुल अपने ख्वाजा को करीब बुलाकर कहते हैं, फौरी तौर पर एक शाही दीवान का आगाज किया जाए। वहां पर तमाम वज़रा जमा हो जाएंगे और फिर मैं मशावरत करने के बाद तमाम लोगों के सामने अपने वारिस का नाम बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी वक्त खाना जंगी शुरू हो सकती है। लिहाजा मैं अनातोलिया के मामलात संभालने से पहले अपना वारिस बनाकर जाना चाहता हूं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि किन्क कबीले की रवायात का एक मंजर दिखाया जाता है कि चागरी साहब के दोनों बेटे यानी कि सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान घोड़े पर सवार होते हैं। इस खेल का मकसद अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होता है, ताकत के साथ साथ फुर्ती, अक्लमंदी। लिहाजा चागरी साहब के दोनों बेटे यानी कि सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान अपने अपने घोड़े पर सवार होकर एक भेड़ का बच्चा हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। चागरी साहब के साथ उनका वजीर उस्ताद हसन भी मौजूद होते हैं और फिर जैसे ही चागरी साहब हाथ का इशारा करते हैं तो खेल का आगाज हो जाता है और फिर उनके दोनों बेटे भेड़ को उठाने के लिए आपस में झपटना शुरू हो जाते हैं। उन दोनों बेटों के साथ उनके चचाजाद भाई भी मौजूद होते हैं जो कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा कर रहे होते हैं और जो हर चीज में बेहतरीन साबित होगा। उम्मीद है कि उसे ही नया सुल्तान बना दिया जाएगा। एक तरफ खेल अपने जोरों शोर के साथ जारी हो जाता है तो दूसरी तरफ चागरी साहब हसन से पूछते हैं कि आपकी नजर में मोहम्मद अल परसलान को सुल्तान बनना चाहिए या फिर मोहम्मद सुलेमान को? हसन मुस्कुराते हुए जवाबन कहता है, जनाब, आपके दोनों बेटे ही बहुत बहादुर हैं, दोनों की कलाइयां बहुत मजबूत हैं और दरिया दिल हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है मोहम्मद अल परसलान अपने भाई से थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें आपकी और आपके बाबा जान की झलक नजर आती है। चागरी साहब ये सुनकर समझ जाते हैं कि हसन के बात करने का असल मकसद ये है, अगर किसी को सुल्तान के लिए नामजद होना चाहिए तो वो सुलेमान शाह नहीं बल्कि मोहम्मद अल परसलान होगा, क्योंकि मोहम्मद अल परसलान में एक सुल्तान बनने की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। ये सुनते ही चागरी साहब भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और वो दिल ही दिल में सोचते हैं, मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही है कि मेरा बेटा मोहम्मद अल परसलान ही अगला सुल्तान बने। जैसे मैं किन्क कबीले का सरदार हूँ और मेरा भाई तुगरुल जो कि हमारी सल्जूकी सल्तनत का शहनशाह है, वो मेरे बेटों में से किसी एक बेटे का नाम सुल्तान की हैसियत से नामजद करने वाला है। एक तरफ दोनों भाइयों में भेड़ के बच्चे को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है तो इसी दौरान सुलेमान शाह जो कि शादीशुदा होता है, उसकी बीवी हैरत से अपने शौहर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती है, काश कि ये खेल मेरा शौहर जीत जाए। खेल जीतते ही मेरे शौहर की शोहरत में मजीद इजाफा हो जाएगा। चूंकि ये ईद का त्यौहार होता है लिहाजा तमाम लोग जमा होकर इसी खेल और तफरी में मसरूफ होते हैं। और फिर चागरी साहब किन्क कबीले के वजीर से पूछते हैं, आग बलगे साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई से लड़े और आपका भाई तुगरुल आपसे लड़े, क्योंकि सल्तनत की जंग बड़ी अजीब व गरीब होती है कि कौन कुर्सी पर बैठना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों भाइयों के दरमियान इत्तफाक रहे और इसी तरह आपके दोनों बेटों के दरमियान कोई लड़ाई ना हो और उनमें से एक सुल्तान बन जाए। लेकिन जैसे ही उन दोनों में से एक सुल्तान बना दिया जाएगा तो हम मुकम्मल वफादारी के साथ उनकी इताअत करेंगे। और फिर जैसे ही तमाम लोगों की नजरें जीतने वाले इंसान पर होती हैं तो वो देखते हैं कि मोहम्मद अल परसलान ने अपने भाई सुलेमान शाह को हरा दिया है और वो जीतने में कामयाब हो गए। हारते ही मोहम्मद सुलेमान जमीन पर गिर जाता है तो मोहम्मद अल परसलान भागकर अपने भाई के पास जाता है और हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हुए कहता है, मेरा इरादा आपको गिराने का नहीं था, ये तो सिर्फ एक खेल था। ये सुनकर दोनों भाई मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर मोहम्मद सुलेमान अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ते हुए हवा में बुलंद करते हुए कहता है, तो आज की जीत मोहम्मद अल परसलान के नाम होती है। तमाम कबीले वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन मोहम्मद सुलेमान की बीवी दिल ही दिल में जलना और कुड़ना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि आज भी मेरा शौहर नहीं जीता। चागरी साहब जो कि बीमार होते हैं लेकिन वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं
حسن ان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن چاغری صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ اور پھر چاغری صاحب اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں تم دونوں میں سے کوئی بھی جیتے، لیکن مجھے اپنے دونوں بیٹوں پر ہی فخر ہے۔ تم شیر کی طرح بہادر ہو اور تم میں بہت اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے، چاہے کوئی بھی سلطان بنے، لیکن اپنے بھائیوں کو مت بھولنا۔ اور پھر تمام قبیلے والے اور دونوں بیٹے اپنے والد صاحب کے حق میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ دوسری طرف تغرل صاحب دیوان کا آغاز کر دیتے ہیں اور تمام وزراء مشاورت کے لیے سلطان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور پھر سلطان اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اچھے اعمال کر جاتے ہیں تو آپ کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس سلطنت کو اچھے طریقے سے چلاتے ہیں اور منصفانہ عدالت قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارا نام باقی رہ جائے گا۔ تو میری بات کرنے کا مقصد اپنے وارث کو چننا ہے، لہٰذا میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے نئے جانشین کا نام بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ محمد تغرل نئے بننے والے سلطان کا نام بتاتے، اسی دوران ایک وزیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں ایک بہت ہی بری خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بازنطینیوں نے ہمارے سرحدی علاقوں پر بسنے والے قبائل پر حملہ کیا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بوڑھوں اور خواتین کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور محمد تغرل صاحب پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، وہ بہت ہی بزدل لوگ ہیں، وہ چھپ کر ہم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو میدان جنگ میں آ کر ہمارا مقابلہ کریں اور ہمارے شیر جوانوں کے ساتھ لڑیں۔ خواتین اور بچوں پر ظلم و ستم کرنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ میں سلجوقی سلطان محمد تغرل آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں معصوموں کے بہائے جانے والے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب نہ لے لوں، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔